दिल्ली पुलिस की कार्यवाही का समर्थन करते हुए एक पूर्व आईपीएस ने विवादित ट्वीट कर दिया, जिस पर पहलवान बजरंग पूनिया भड़क उठे। क्या है मामला, देखते अंदर की बात में। दिल्ली में रविवार को एक तरफ देश की नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, तो वहीं से कुछ दूरी पर ही दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच दंगल चला। इस घटनाक्रम एक पूर्व आईपीएस अफसर ने ऐसा ट्वीट किया जिस पर पहलवान बजरंग पूनिया भड़क गए। पूनिया ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह गोली खाने को भी तैयार है, साथ ही पूर्व अधिकारी को चुनौती भी दे डाली। पूर्व आईपीएस अधिकारी एनसी अस्थाना ने रविवार को पहलवानों के ऊपर पुलिस की कार्यवाही को सही ठहराते हुए लिखा था कि अगर जरूरत पड़ी तो गोली भी मारी जाएगी। रविवार को दिल्ली पुलिस ने संसद भवन की तरफ मार्च कर रहे पहलवानों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। इसके बाद पुलिस पहलवानों को बल प्रयोग करते हुए वहां से ले गई। दिल्ली पुलिस जब पहलवानों को हिरासत में ले रही थी, उस समय बजरंग पूनिया ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि हमें गोली मार दो। अस्थाना के ट्वीट पर कई सारे यूजर ने आलोचना करते हुए प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने लिखा, ये भाषा है एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर की। विनेश फोगाट ने सही तो कहा है, देश बदल रहा है। वैसे कितने लोग पर गोली चला सकते हो आप? ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। उपग्रह एनवीएस-1 को लेकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का बूस्टर उपग्रह प्रक्षेपण यान सोमवार को वहां अंतरिक्ष केंद्र से रवाना हुआ। इसरो ने बताया कि जीएसएलवी F-12 ने नौवहन उपग्रह एनवीएस-1 को सफलतापूर्वक उनकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया। इससे आपके मोबाइल को क्या होगा फायदा, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए जमाने का नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। इस जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल यानी जीएसएलवी F-12 से अंतरिक्ष में भेजा गया है। ये सैटेलाइट 2016 में लॉन्च की गई IRNSS-1G सैटेलाइट को रिप्लेस करेगी। इसरो ने 51.7 मीटर ऊंचे रॉकेट से एनवीएस-1 लॉन्च किया। रॉकेट ने सुबह करीब 10:42 उड़ान भरी। श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से सुबह 10:42 जीएसएलवी ने उड़ान भरी। यह सैटेलाइट मोबाइल में लोकेशन सर्विस, आईओटी, स्ट्रेटेजिक लोकेशनिंग, सरकारी एजेंसियों के लिए टाइमिंग सर्विस, सैटेलाइट ऑर्बिट की खोज, फ्लीट मैनेजमेंट, इमरजेंसी सर्विस, जियोडेटिक सर्वे और जमीनी, हवाई और समुद्री नेविगेशन का काम करेगा। नेविगेशन सिस्टम के लिए बनाए गए इस सैटेलाइट में एक परमाणु घड़ी यानी रूबिडियम ऑटोमेटिक क्लॉक भी लगाई गई है। यह घड़ी सटीक और बेहतर लोकेशन, टाइमिंग और पोजीशन बताने में सक्षम है। बहुत कम ही देश ऐसे हैं जिनके पास यह घड़ी मौजूद है। इसे अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने बनाया है। इसरो के मुताबिक एनवीएस-1 अब से 12 साल तक काम करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। चीन का पहला ऐसा मिशन है जिसमें एक सिविलियन को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस मिशन को जिंग हैपेंग, जू यांगजू और गुई हाइचियाओ सेंजो XBI स्पेशलाइज से अंजाम देंगी। क्या है खास बात, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। अंतरिक्ष में अमेरिका को चुनौती देने के लिए कोशिश में लगे चीन ने एक नए मिशन का ऐलान किया है। चीन अब एक सिविलियन एस्ट्रोनॉट को तियांगोक स्पेस स्टेशन के चालक दल के मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में भेजेगा। चीन की स्पेस एजेंसी ने यह जानकारी दी। दरअसल चीन अंतरिक्ष में भी अमेरिका और रूस के साथ होड़ में आना चाहता है, इसलिए वो भारी खर्च कर रहा है। वह चंद्रमा पर एक बेस तैयार करने की योजना भी बना रहा है और उसके नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि उनका लक्ष्य 2019 तक एक क्रूड लूनर मिशन लॉन्च करना है। चीन की स्पेस एजेंसी के प्रवक्ता लिन शियांग ने सोमवार को कहा, पेलोड एक्सपर्ट गुई हुईचाओ बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स में प्रोफेसर है। वही मंगलवार को उड़ान भरने वाले स्पेसक्राफ्ट में स्पेस साइंस एक्सपेरिमेंटल पेलोड के ऑन ऑर्बिट संचालन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे। उनके अलावा मिशन के कमांडर जिन हैपेंग है और तीसरे चालक दल के सदस्य जू यांगजू है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निर्देश पर चीन के स्पेस स्ट्रीम की योजनाओं को तेज कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। पिछले साल फ्रांस में लोग सबसे ज्यादा बीमार पड़े। ये वे लोग हैं जिन्होंने बीमारी के नाम पर दफ्तर से छुट्टियां ली। पूरे देश की आधी से ज्यादा वर्कफोर्स ने साल में कम से कम एक दिन की सिर्फ सिक लीव ली है। वैकेशन लीव से अलग है जो यहाँ जमकर ली जाती है। छुट्टियां देने के मामले में यूरोप के कई देश सबसे उदार है। वहीं जापान में सिर्फ लीव जैसी कोई चीज नहीं है। देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। कोविड महामारी के बाद से दुनिया में हेल्थ को लेकर देश ज्यादा चौकस हुए हैं। यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने अपने यहाँ पेड सिक लीव की संख्या बढ़ा दी ताकि लॉन्ग कोविड से जूझ रहे लोग पूरी तरह से ठीक होकर ही काम पर लौटे।
लेकिन इसका दूसरा साइड भी है। ये दिखा रहा है कि छुट्टियों के मामले में सबसे उदार देश के लोग भी पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में फ्रांस में जहां बीते साल सबसे ज्यादा लोग बीमार पड़े, वहां पर जीडीपी का लगभग 10% पेड सिक लीव और पब्लिक हेल्थ पर जाता है। दूसरी तरफ जर्मनी ऐसा देश है जहां की सरकार और प्राइवेट कंपनियां दोनों ही बीमार की बहुत परवाह करती है। ये पूरे यूरोप में नंबर 1 देश है जहां 11% जीडीपी में लगभग 2.3% हिस्सा सिर्फ बीमार कर्मचारियों के लिए है। इसके बाद नीदरलैंड, स्वीडन, स्पेन और फिर लक्समबर्ग है। ये सवाल लगातार होता रहा। माना जाता रहा है कि अगर पेड सिक लीव मिलेगी तो लोग बीमार हो या ना हो छुट्टियां लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जर्मनी एक उदाहरण है जहां भरपूर छुट्टियों के बाद भी लोग जरूरत जितने ही लीव लेते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अचानक बदले मौसम के कारण जिले भर में तेज आंधी तूफान के साथ करीब आधा घंटे तक जोरदार बारिश हुई, जिसके चलते महाकाल लोक में स्थापित सप्तऋषि की 7 में से 6 मूर्तियां गिरकर टूट गई। इससे अब महाकाल लोक में हुए गुणवत्ताहीन निर्माण की पोल खुल गई है। क्या भ्रष्टाचार की आई बू? देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। उज्जैन में तेज आंधी के चलते महाकाल लोक कॉरिडोर में स्थापित कई मूर्तियां गिरकर टूट गई। पिछले साल अक्टूबर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया था। इस परियोजना की कुल लागत 856 करोड़ रुपए है, जिसमें पहले चरण 351 करोड़ रुपए में पूरा हुआ। अचानक तूफानी हवाओं के चलते महाकाल लोक में बनी सप्तऋषि की मूर्तियां को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इनमें से कई मूर्तियां जमीन पर गिर गई तो कई मूर्तियों के हाथ और सिर टूट गए। दरअसल 10 से 25 फीट ऊंची ये मूर्तियां लाल पत्थर और फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से बनी है। इन पर गुजरात की एमपी बाबरिया फर्म से जुड़े गुजरात, ओडिशा और राजस्थान के कलाकारों ने कारीगरी की है। अब इस घटना ने कांग्रेस को बीजेपी सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया। राज्य के मुख्य विपक्षी दल ने परियोजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और निर्माण की गुणवत्ता की जांच की मांग उठाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। जून से होने वाले बदलाव का असर सीधी आपकी जेब पर पड़ेगा। रसोई गैस की कीमतों में होने वाले बदलाव आपके घरेलू बजट को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई चीजें बदल रही हैं। 1 जून से क्या होंगे बदलाव, आइए देखते हैं अंदर की बात में। मई का महीना बस कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। इसके बाद जून की शुरुआत हो जाएगी। हर महीने की पहली तारीख को देश में कुछ बदलाव होते हैं। 1 जून से भी कई बदलाव होने जा रहे हैं जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। इसलिए जून महीने की शुरुआत होने से पहले ही जान लीजिए कि क्या बदलाव होने वाले हैं और आप पर इनका क्या असर पड़ेगा। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में पेट्रोलियम कंपनियां बदलाव कर सकती है। इसके अलावा और भी कई बदलाव होंगे। रसोई गैस की कीमतों में हो सकता है बदलाव। हर महीने की 1 तारीख को LPG गैस की कीमतें तय होती है। बदल सकती है CNG PNG की कीमतें। रसोई गैस सिलेंडर की तरह हर महीने ही पहली तारीख को CNG PNG की कीमतों में भी बदलाव होता है। 1 जून से देश में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स खरीदना महंगा हो जाएगा। भारी उद्योग मंत्रालय ने FAME2 सब्सिडी राशि में बदलाव किया। इस वजह से अधिकतर इलेक्ट्रिक व्हीकल 25,000 रूपए से 35,000 रूपए तक महंगे हो सकते हैं। 1 जून से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के बैंकों में जमा अनक्लेम्ड अमाउंट को सेटल करने के लिए अभियान शुरू करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर उनसे मुलाकात की थी। इस मौके पर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष शेलार भी मौजूद थे। 17 मई को बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे की मीटिंग में क्या हुआ था, किस मुद्दों पर हुई चर्चा, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। बीती 17 मई को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर उनसे मुलाकात की थी। इस मौके पर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष शेलार भी मौजूद थे। सूत्रों की माने तो यह बैठक साल 2024 में होने वाले आम चुनाव को केंद्र में रखते हुए किया गया था। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिहाज से महाराष्ट्र बेहद ही महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ 48 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी सीटों वाला राज्य है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने शिंदे के साथ साल 2024 के चुनाव के लिए अपने गठबंधन की तैयारियों पर चर्चा की। इस चुनाव में पार्टी ने 40 से ज्यादा सीटें पाने का लक्ष्य तय किया है।
सूत्रों ने कहा कि शिंदे के साथ नड्डा की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में साल 2024 में होने वाले लोकसभा की तैयारियां तेज हो गई है और सीएम शिंदे भी अपने सांसदों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। शिंदे ने अपने सांसदों से मोदी सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है। जेडीयू नेता मंजीत सिंह ने इस बारे में जानकारी दी है। विपक्षी को एक करने की तमन्ना सीएम नीतीश को अब तक दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटक तक ले गई है। क्या होगी विपक्ष की रणनीति, देखते रिपोर्ट अंदर की बात। अगले साल 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले विपक्षी एकता को मजबूत करने की कवायद और जोर पकड़ चुकी है। इसे लेकर करीब एक साल पहले से भागदौड़ कर रहे सीएम नीतीश कुमार फाइनली उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां से वह इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि विरोधी एकता की उनकी मुहिम की असलियत क्या है। इसके लिए तारीख डिसाइड हो चुकी है और तय हो चुका है कि जून की 12वीं तारीख को विपक्षी दलों की बैठक पटना में आयोजित की जाएगी। इसे लेकर जेडीयू नेता मंजीत सिंह ने रविवार को कहा कि पटना में 12 जून को विपक्षी एकता की बैठक तय की गई है। सीएम नीतीश कुमार इसकी अध्यक्षता करेंगे। हालांकि अभी कुछ ही दिन पहले जब सीएम नीतीश दिल्ली में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचे थे, तब केसी वेणुगोपाल ने जल्द ही विपक्षी दलों की बैठक बुलाए जाने की बात कही थी, लेकिन दिन, तारीख और जगह को लेकर कुछ क्लियर नहीं कहा था। सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 12 जून को पटना में विपक्ष की बैठक में भाग लेगी। वही इस बैठक में 20 विपक्षी दलों के शामिल होने की बात कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भवन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को लेकर कपिल सिब्बल ने कटाक्ष किया। कपिल सिब्बल ने क्या किया पीएम मोदी पर वार, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल ने नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को लेकर सोमवार को उन पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा, ईंट और गारा से नहीं बल्कि 1.4 अरब लोगों की सोच व आकांक्षाओं के साथ स्वतंत्रता का विचार नए भारत का निर्माण कर सकता है। सिब्बल ने उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा, ईंट और गारा से नहीं बल्कि 1.4 अरब लोगों की सोच व आकांक्षाओं के साथ स्वतंत्रता का विचार मेरे नए भारत का निर्माण कर सकता है, जहां नए विचार पनपते हो और हर तरह के रंग बिखरते हो, न कि जो भगवा, खंडित और असहिष्णु हो। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की पहली और दूसरी सरकार के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे सिब्बल ने पिछले साल मई में कांग्रेस छोड़ दी थी। समाजवादी पार्टी के समर्थन से सिब्बल राज्यसभा के निर्दलीय सदस्य निर्वाचित हुए थे। उन्होंने हाल में इंसाफ नामक एक मंच शुरू किया है। उनके मुताबिक इस मंच का उद्देश्य अन्याय से लड़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सरकार ने रविवार बड़ा ऐलान किया। सीएम एकनाथ शिंदे ने वीर सावरकर की जयंती के मौके पर घोषणा करते हुए कहा कि बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम वीर सावरकर के नाम पर होगा। यह वीर सावरकर सेतु के नाम से जाना जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में वीर सावरकर का अहम स्थान है। सावरकर विवाद मुद्दे राहुल को चुप रहने की किसने दी सलाह, देखते रिपोर्ट अंदर की बात। महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को सावरकर जयंती के मौके पर बड़ा ऐलान किया। सीएम एकनाथ शिंदे ने घोषणा करते हुए कहा, बांद्रा वर्सावो सी लिंक का नाम वीर सावरकर के नाम पर होगा। इसे अब वीर सावरकर सेतु के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि रविवार 28 मई को स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की 140वीं जन्म जयंती मनाई गई। उधर राहुल गांधी के दिए बयान के बाद स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में विवाद छिड़ गया था। एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी पर बार बार सावरकर का अपमान करने का आरोप लगा रही थी, तो वही इसको लेकर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में भी आपसी विवाद शुरू हो गया था, जिसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने मध्यस्थता करते हुए राहुल गांधी को चुप्पी की सलाह दी थी। इस बीच शरद पवार ने कहा था कि सावरकर के देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए बलिदान को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है, लेकिन उनके बारे में असहमति को आज एक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ध्यान केंद्रित करने के लिए कई अहम मुद्दे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बड़े अवार्ड्स में से एक आईफा अवार्ड की ट्रॉफी फाइनली विनर्स के हाथों में पहुंच चुकी है। पिछले साल की बॉलीवुड फिल्मों को इस सेरेमनी में अवार्ड्स दिए गए। आलिया भट्ट, ऋतिक रोशन को जहां उनकी जानदार एक्टिंग के लिए अवार्ड्स मिले, वहीं अजय देवगन की दृश्यम 2 बेस्ट फिल्म बनी।
पेश है आईफा 2023 के विनर्स की पूरी लिस्ट अंदर की बात में। शनिवार की शाम बॉलीवुड सितारों के टैलेंट और स्वैग के नाम रही। बॉलीवुड के पॉपुलर अवार्ड्स में शामिल आईफा अवार्ड्स का 2023 एडिशन अपनी पूरी चमक दमक के साथ पूरा हुआ। इस शानदार सेरेमनी के पिछले साल रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्मों और उनमें काम करने वाले एक्टर्स, टेक्नीशियंस को सम्मानित किया गया। पेश है आईफा 2023 में ट्रॉफी जीतने वाले विनर्स की पूरी लिस्ट। बेस्ट फिल्म दृश्यम 2, बेस्ट डायरेक्टर आर माधवन, रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल ऋतिक रोशन। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल मौनी रॉय, ब्रह्मोस्त्र पार्ट 1 शिवा। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल अनिल कपूर, जुग जुग जियो। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट फॉर फैशन इन सिनेमा मनीष मल्होत्रा। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा कमल हसन। बेस्ट एडेप्टेड स्टोरी आमिर कियान खान और अभिषेक पाठक दृश्यम 2। बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी परवेज शेख और जसमीत रीन डार्लिंग्स। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन रीजनल सिनेमा मराठी फिल्म वेड, डायरेक्टर रितेश देशमुख। बेस्ट डेब्यू मेल शांतनु माहेश्वरी, गंगूबाई काठियावाड़ी और बाबिल खान कला। बेस्ट डेब्यू फीमेल खुशहाली कुमार, धोखा अराउंड द कॉर्नर। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल श्रेया घोषाल को ब्रह्मोस्त्र के गाने रसिया के लिए दिया गया।